नमस्ते। आज हम बात करेंगे उस संघर्ष की जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए हेडलाइंस के पीछे की कहानी में सीधे उतरते हैं। बात है एक बिल्कुल आम शनिवार की सुबह की, लेकिन फिर अचानक ईरान के आसमान में कुछ ऐसा हुआ, एक बहुत बड़ा और पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ऑपरेशन जिसने मिडिल ईस्ट के भविष्य पर एक सवालिया निशान लगा दिया। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे बिल्कुल साफ कर दिया था, ये सिर्फ कोई मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, नहीं, ये तो एक खुला बुलावा था पूरे के पूरे शासन को बदलने का। तो इस ऑपरेशन रोरिंग लायन का पहला निशाना कौन था? सीधा ईरान के सबसे बड़े लीडर। ये एक ऐसा कदम था जिससे पूरे रीजन में जियोपॉलिटिकल झटके महसूस होने तय थे। तो ठीक है, अब जरा इस जॉइंट यूएस इजरायली ऑपरेशन को और करीब से देखते हैं। पेंटागन ने इसे कोड नेम दिया था एपिक फ्यूरी, और इसमें इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी कॉम्बैट सॉटी यानी लड़ाकू उड़ान देखने को मिली। लेकिन सवाल ये उठता है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे? मतलब 28 फरवरी के हमलों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उन महीनों में जब टेंशन लगातार बढ़ रही थी। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। ये तो उस संकट का नतीजा था जो महीनों से धीरे धीरे पनप रहा था। इस टाइमलाइन को देखें तो पता चलता है कि चीजें कितनी तेजी से बदलीं। दिसंबर 2025 में ईरान के अंदर सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए। फिर जनवरी आते आते अमेरिका ने रीजन में अपनी मिलिट्री की मौजूदगी बढ़ा दी। फरवरी की शुरुआत में डिप्लोमेटिक बातचीत भी फेल हो गई, और फिर 27 फरवरी को एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर डिस्कवरी हुई जिसने इस संकट को बिल्कुल उबाल पर ला दिया। तो अमेरिका की तरफ से ईरान के सामने कुछ सीधी सीधी मांगें रखी गईं। पहली, अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद करो। दूसरी, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कड़ी पाबंदियां लगाओ। और तीसरी, हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट देना पूरी तरह से बंद करो। जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो फिर मिलिट्री एक्शन का रास्ता साफ हो गया। अब आते हैं शुरुआती हमलों के ठीक बाद के हालात पर और देखते हैं कि कैसे ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ कुछ ही घंटों में हाथ से निकल गया। अब देखिए, ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच नहीं थी। एक तरफ था अमेरिका, इजराइल का गठबंधन और उनके सहयोगी देश, और दूसरी तरफ था ईरान और उसका तथाकथित एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी यमन, लेबनान और इराक में उसके सहयोगी गुटों का एक पूरा नेटवर्क जो फौरन इस लड़ाई में कूद पड़े। और जवाब फौरन आया और बड़े पैमाने पर आया। ईरान ने सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि पूरी फारस की खाड़ी में फैले अमेरिकी ठिकानों और उसके सहयोगियों पर भी जवाबी हमला किया, एक के बाद एक हमले। और देखिए, मिलिट्री एक्शन के साथ साथ एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस भी शुरू हो गया। कैसे? ईरान ने हॉर्मोज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया। ये वो रास्ता है जो दुनिया की तेल सप्लाई के लिए लाइफलाइन जैसा है। इसके बंद होते ही ग्लोबल मार्केट्स में हड़कंप मच गया। ये लड़ाई रुकी नहीं बल्कि और फैलती गई। पहले दिन यूएस इजराइल के हमले हुए तो ईरान ने भी खाड़ी में जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की। दूसरे दिन अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया तो ईरान ने इजराइल में एक सिनेगॉग पर हमला कर दिया। और तीसरे दिन हिजबुल्लाह भी इस लड़ाई में कूद गया और लेबनान से उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। एक नया फ्रंट खुल गया। अब जरा लड़ाई के इन शुरुआती कुछ दिनों के असर को देखते हैं और समझते हैं कि इसकी कितनी भारी, कितनी विनाशकारी कीमत चुकानी पड़ी। जो इंसानी कीमत थी वो फौरन और बहुत भयानक थी। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक सिर्फ पहले 48 घंटों में ही 5,555 आम नागरिक मारे गए, और इनमें से 148 तो मीनाब में एक स्कूल पर हुए हवाई हमले में मारे गए थे। इन हमलों का एक और मकसद था, ईरान के लीडरशिप को ही खत्म कर देना। यूएस और इजरायली इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया कि 48 सीनियर ईरानी अधिकारियों और कमांडरों को मार गिराया गया। ये लिस्ट देखिए, सर्वोच्च नेता अली खामेनेई से लेकर रक्षा मंत्री और IRGC कमांडर तक। ये सिर्फ कोई मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, ये एक तरह से ईरान के पूरे टॉप लीडरशिप को खत्म करने का अभियान था। लेकिन ये कीमत सिर्फ एक तरफ से नहीं चुकाई गई। ईरान के जवाबी हमलों में 3 अमेरिकी सैनिकों की भी जान गई, जो बताता है कि इस लड़ाई की इंसानी कीमत दोनों तरफ चुकानी पड़ रही थी। और दुनिया का रिएक्शन, जैसा कि अक्सर होता है, दुनिया बटी हुई थी। एक तरफ चीन और रूस ने इन हमलों की निंदा की तो दूसरी तरफ यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इनका समर्थन किया। और बीच में थे UN, यूरोपियन यूनियन और भारत जैसे देश जो दोनों पक्षों से शांति और संयम बरतने की अपील कर रहे थे।
ये दुनिया की मौजूदा जियोपॉलिटिकल हकीकत को साफ दिखाता है। इजराइल के अंदर क्या हालात थे? वहां एक बड़े जवाबी हमले की आशंका में देश भर में इमरजेंसी लगा दी गई। इसका मतलब स्कूल, ऑफिस सब बंद, पब्लिक गैदरिंग पर रोक लगा दी गई और गज्जा जाने वाले सहायता के रास्ते भी बंद कर दिए गए। मतलब आम जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया। तो सवाल उठता है कि अब क्या होगा? ईरान लीडरशिप के बिना है, पूरा का पूरा रीजन युद्ध की आग में जल रहा है। और आगे क्या होने वाला है, ये कोई नहीं जानता। मिडिल ईस्ट का भविष्य अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला है।